नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार की खामोशी, नीतीश कुमार की बीमारी, या यूं कहें कि नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी के साथ, देखिए कारण क्या थे, असली कारण अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, आज दूसरा दिन है। आज मोतिहारी में थे, आपके गृह जिले में। वह केसरिया गए थे, सुगौली गए थे और आज जीविका दीदियों के बीच बोले। मीडिया से दूरी अब तक बनी हुई है। जब मीडिया से मुखातिब हों तो पता चले कि क्या कहते हैं। तो देखिए, नाराजगी, खामोशी, बीमारी की जो वजह बताई जा रही है वह वजह है बिहार 2025 और एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बराबरी का भाई बनने को तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। बड़ा भाई बनना है, लेकिन सांकेतिक नहीं, प्रतिशत में अधिक हो। मतलब यह नहीं कि 100 और 101, 115 तक की बात चल रही है और बीजेपी की सांसें फूलने लगी कि 115 मांग रहे हैं, फिर हम कितने पर लड़ेंगे, बाकी सहयोगियों का क्या होगा। तो ये असली समस्या अब पॉलिटिकल पंडित डिकोड कर रहे हैं और पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी यह जानती है। देखिए, दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में यह मान लिया गया कि बिहार में नीतीश कुमार मजबूरी है, जरूरी नहीं कहा गया, मजबूरी है। जब मीडिया के सामने कहेंगे तो जरूरी ही कहा जाएगा, दोस्ती कहा जाएगा, लेकिन भीतर अंदर खाने में मजबूरी कि जिधर नीतीश उधर बिहार उधर सत्ता। और देखिए, जीविका दीदियों के बीच आज जब नीतीश कुमार मुखातिब थे, वैसे हमने आज बहुत गौर से उनकी तस्वीरें देखी, वीडियो देखा, जहां नहीं भी बोले हैं। देह भंगिमा तो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज तो ठीक है, वह निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे थे, चाल ढाल भी ठीक थी। इस बीच देखिए, चिराग पासवान जो यह कह रहे थे कि पार्टी अनुमति दे तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हम खामोशी, बीमारी, नाराजगी, इससे चिराग पासवान की बात को भी आपके साथ जोड़ना चाहेंगे। तो लोजपा आर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ना ही चाहिए। अब सवाल यह उठने लगा है, क्या वह डिप्टी सीएम बनने के लिए बिहार आ रहे हैं, या इरादे कुछ और हैं, या फिर 2020 की तरह वह कुछ और खेला करेंगे, या जिद इतनी करेंगे कि तनाव अधिक बढ़ जाएगा। आज तेजस्वी यादव ने भी अपने जीते हुए विधायकों, हारे हुए उम्मीदवारों और सभी जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की है और 2025 का मंत्र दिया है। देखिए, यह बात तो हम फिर से स्पष्ट करते हैं, कल भी हम लोगों ने कहा था, आपने भी स्पष्ट किया था कि सरकार तो पलटने नहीं जा रही। बीजेपी की जरूरत भी नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार भी अभी कहीं से भी दूसरे भतीजे मतलब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के मूड में नहीं है। चर्चा है चाहे जो हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं, हम जिधर बिहार उधर। अजीत जी, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और इसमें भी अब कई पहलू हो गए जो आपने आपकी बातों से लगा। एक तो आरजेडी की अपनी तैयारियां भी शुरू हो गई। अभी तक जी, तेजस्वी यादव यात्राएं कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। अब जी, वो भी मंत्र देने लगे हैं, मंत्र तलाशने लगे हैं 2025 की जीत का। बीजेपी हम्म, का एक पहलू है जो उसने अपने यहाँ कोर कमेटी की बैठक में सूरजकुंड में विचार किया, फरीदाबाद में। और नीतीश जी, कुमार का पहलू है जो यात्रा कर हम्म, रहे हैं, वो एक पहलू है। और दूसरा, उनकी जो दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है जेडीयू की, वो एक पहलू है इस आज की पूरी बातचीत में। तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार जो का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जेडीयू लड़े और जी, जेडीयू बीजेपी के बीच में ठीक ठाक अंतर हो, ताकि हम्म, अगर किसी मौके पर किसी मुकाम पर ये बात आती है कि जिसका ज्यादा विधायक जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा, ये बात भी आए तो उस समय ज्यादा हम्म, विधायकों वाली पार्टी जेडीयू।
ये देखिए, हम बिल्कुल। लोग पहले कितनी बार चर्चा कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की नीतीश कुमार की अभी सबसे बड़ी कुंठा, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स उनके मन के भीतर है, हुँ, कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार विधानसभा बिल्कुल। में। हुँ, नीतीश कुमार खुद बिहार के सबसे बड़े नेता है, सर्वोच्च हुँ, नेता है, उनसे बड़ा कोई नेता जी, अभी नहीं है। पहले एक समय था, हुँ, लालू यादव थे, लेकिन पिछले 20 साल से उनसे बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है। मतलब बिल्कुल। पॉपुलर लीडर भी, वोट की राजनीति वाला नेता भी, छवि धारणा के हिसाब से भी, परसेप्शन वाला लीडर भी सबसे बड़े नीतीश कुमार है। तो सुशासन वाले। नेता सबसे बड़े हैं और पार्टी जी, सबसे छोटी हो गई, पार्टी तीसरे नंबर की हो गई। तो ये जो हुँ, मिसमैच है, वो इस मिसमैच को अपनी आखिरी पारी में ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे बड़े नेता की पार्टी भी सबसे बड़ी हो, हुँ, नंबर एक पार्टी जेडीयू बने बिहार विधानसभा में। तो उस मुकाम पर वो पहुंचाना चाहते हैं पार्टी को, और उनको पता है कि अगर बराबर सीटें लड़ेंगे बीजेपी के साथ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये इस फैक्ट को वो भी जानते हैं कि उनका वोट भले ट्रांसफर हो जाए आरजेडी को और बीजेपी को, लेकिन आरजेडी और बीजेपी का वोट 100% उनको नहीं ट्रांसफर होता है। इसलिए हर बिल्कुल। अलायंस में उनका स्ट्राइक रेट कम होता है, और थोड़ा मोड़ा कम नहीं होता है, एटलीस्ट 8 हुँ, से 10% वोट का सीटों का अंतर होता है। 8 से 10% स्ट्राइक रेट में जी, कमी आती है नीतीश हुँ, कुमार की पार्टी की। तो वो चाहते हैं कि 8 से 10% ज्यादा सीटें लड़े, कम से हुँ, कम 10% ज्यादा सीट लड़े, ताकि स्ट्राइक रेट में भी अगर 10% का फर्क आता है तो बराबर की पार्टी रहे उनकी, या नंबर एक पार्टी रहे। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्राइक रेट का 10% का फर्क आता है, इसको हुँ, ठीक करने के लिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि बीजेपी के मुकाबले 10% सीट ज्यादा जेडीयू लड़े। अगर हुँ, बीजेपी 100 सीट लड़ती है तो नीतीश कुमार की पार्टी 110, 112 जो लड़े, उसके ऊपर जितना मिल जाए उतनी सीटें वो लड़े। उनकी ये भी कोशिश होगी कि अगर अलायंस मैनेज करना है, 5 पार्टियों को साथ में लेकर के चलना है, और बीजेपी सैक्रिफाइस करने को तैयार है, बीजेपी कहती है कि हम 90 ही सीट लड़ेंगे, तब भी हुँ, उनकी जिद होगी कि वो 105 सीट लड़े। उससे बिल्कुल। 10%, 15% सीट ज्यादा लड़े। तो हुँ, एक तो ये पहलू है। अब यहाँ सैक्रिफाइस किसको करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा भारी और सवाल देखिए है। एक और जानकारी है अजीत जी, एक और जानकारी है, सिर्फ संख्या की बात नहीं है, सीटों की बात की है। वही, वही। देखिए हाँ, देखिए सीटों की बात क्या है, सीटों के चयन में भी, कि बीजेपी वैसी सीटें तो लड़ती नहीं है जहां यादव और मुसलमानों का बाहुल्य है। हुँ, यह सीटें नीतीश कुमार को ही लड़नी होती है, और वहां जीत की संभावनाएं कितनी रहती है ये हमें और आपको पता है। आपने देखा 2020 में जेडीयू के खाते से एक भी मुसलमान कोई चुनाव नहीं जीता, और मंत्री बनाने के लिए जामा खान जब बीएसपी से जेडीयू में आए तो उन्हें मंत्री बनाया गया। तो नीतीश कुमार की चिंता, जिसे स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार यह जानते हैं कि हमें उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जब सीटें हमारी कम होगी संख्या में, मतलब हम बराबर बराबर होंगे, तो हमारा स्ट्राइक रेट कहां से होगा और फिर कहां से हम नंबर वन को मैच कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल, तभी वो क्वालिटी सीट्स भी लड़ना चाहेंगे, और जी। क्वालिटी सीट्स अगर नहीं मिलती हैं, सीटों की अदला-बदली मान लीजिए संभव नहीं है, क्योंकि पिछला चुनाव दोनों ने जिस फ़ॉर्मूले से लड़ा है, जिन सीटों हम्म, पर लड़ा है, मोटे तौर पर उन्हीं सीटों पर लड़ना है इन लोगों को। जी। तो उस इसीलिए उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, और उसके हम्म, लिए एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है, अभी देना शुरू कर दिया है जेडीयू ने, कि लोकसभा चुनाव में हमने जानते-बूझते एक सीट ऐसी ली थी जो हम हारेंगे। जी। ऐसी एक सीट हमने जानते-बूझते ली थी, किशनगंज की सीट का किशनगंज। सबको अंदाजा था कि चुनाव वहां नहीं जीत सकते, फिर भी जेडीयू ने वो सीट लड़ी थी, जेडीयू को के खाते हम्म, में वो सीट गई थी, एक हारी हुई सीट गई थी। तो उस एक, और दूसरा एक सीट कम ली थी बीजेपी के मुकाबले, ताकि ये पता चले कि लोकसभा चुनाव बीजेपी का है, उसका प्रधानमंत्री बनना है, और उसको एक सीट ज्यादा दी गई है प्रतीकात्मक रूप से। तो अगर उस एक सीट का भी अंतर माने ज्ञानेश्वर जी हम लोग, जो ज्यादा दी गई, तो 6 सीटें जी। हो गई विधानसभा की, और हम्म, अगर एक सीट जो खराब ली है उसको जोड़े तो 6 सीटें और हो गई। इसका मतलब हम्म, 12 सीटों का क्लेम तो नीतीश कुमार की पार्टी इस ग्राउंड पर कर रही है कि हमने पिछली बार लोकसभा बिल्कुल। चुनाव में आपके लिए, हम आपको किशनगंज सीट दे देते, हम्म, तो आज लोकसभा में हम एक सीट ज्यादा होते आपसे। तो बिल्कुल। ये 2 लोकसभा सीटों की 12 विधानसभा सीटों का क्लेम है कि जेडीयू को उतनी सीटें ज्यादा चाहिए हैं, एटलीस्ट उतनी हम्म, ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। और जी। क्वालिटी सीट हो ना हो तब भी स्ट्राइक रेट बराबर हो जाएगा, अगर 10-12%, 15% सीटें जेडीयू ज्यादा लड़ती है। तो हम्म, एक तो ये है, लेकिन सेक्रीफाइस कौन करेगा? अब ये सवाल बीजेपी जो उठा रही है, जो बीजेपी के कोर हम्म, कमेटी में जो बैठक में जो बात हुई है, उसके बाद जो नेता कह रहे हैं, उनका कहना है कि अलायंस को साथ लेकर के चलने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, क्योंकि हाँ, उनको जी, मुख्यमंत्री बनना है। अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल। उनकी पार्टी उनको बनना है, अगर उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो अलायंस का जिम्मा तो उनका होगा। भाई सैक्रिफाइस लेकिन करके यहाँ क्यों करें? यहाँ हम रोकना चाहते हैं। देखिए कल भी कंफ्यूजन की स्थिति रही। दिलीप जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह जरूर कहा कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे,
लेकिन जब यह पूछा गया कि बिहार जीतने के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर चुप हो गए, खामोश हो गए। और यही बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगती है। हाँ, और ये बात ये हर बीजेपी के नेता की बातचीत से ये बात दिख रही है। हर जी। नेता ये तो कह रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन जिसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं कह रहे हैं कोई। बीजेपी के नेता ये बिल्कुल। बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी के नेता अभी भी अमित शाह की उस बात पर अड़े हैं, उस बात पर कायम है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। इसलिए हम्म। बीजेपी का कोई नेता ये बात नहीं कह रहा है। लेकिन जो 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 उनके अंदर बंद कमरे में जो बातचीत हुई है या नेता अनौपचारिक बातचीत में जो बात कह रहे हैं, उसका हाँ, मतलब हाँ। उनके कहने का वो ये कह रहे हैं बार-बार कि अलायंस को साथ लेकर के चलना, सभी सहयोगी पार्टियों को एक सूत्र में बांधे रखना ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। जी। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो, उनके चेहरे पर चुनाव हो, वो बड़ा भाई भी बिहार की पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर के चले। देखिए हम्म। महाराष्ट्र में बीजेपी को अलायंस करना, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना था अपना, बड़ी ज्यादा सीटें उनको लड़नी थी, तो सारे कॉम्प्रोमाइजेस बीजेपी ने किए। जब अड़े बिल्कुल। एकनाथ शिंदे की हमको इतनी सीटें चाहिए हैं तो उतनी सीटें एकनाथ शिंदे को दी गई, अजित पवार को भी सीटें दी गई। तो वो अलायंस अपने कोटे की सीटें कम कर करके बीजेपी 148 सीट पर आ गई। जो बीजेपी हम्म। पहले एटलीस्ट 154 सीट लड़ती थी, तो 6-7 सीटें बीजेपी ने अपनी सेक्रीफाइस की इस नाम पर कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के बाद या उसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो बिहार हम्म। में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा तो क्या नीतीश कुमार सेक्रीफाइस करेंगे या नीतीश कुमार अड़े रहेंगे कि नहीं हम ही ज्यादा सीट लड़ेंगे? और हम्म। फिर जब वो अड़ेंगे तो क्या किसी मुकाम पर नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं बीजेपी को कि हम ही दोनों भाई लड़ते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, जब हम लोग लड़ते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है, हम ही लोग लड़ते हैं, हम ज्यादा सीट लड़ेंगे, आप भी ज्यादा सीट लड़िए। हाँ, वो 2015 का उदाहरण दे सकते हैं, देखिए हम चलेंगे लालू यादव के साथ, हाँ, तो फिर जरूरत किसकी थी। और हाँ, 2010 का उदाहरण दे सकते हैं कि जब हम और आप मिलकर लड़े तो फिर हाँ, किसी की जरूरत ही नहीं किसी थी। की जरूरत नहीं थी। तो ये बात हाँ। वो कह सकते हैं, लेकिन हम्म। उनके सामने फिर ये 2020 का भूत आकर के खड़ा हो जाएगा कि मान हम्म। लीजिए कि चिराग पासवान की जितनी महत्वाकांक्षा है और उनको एडजस्ट नहीं करते हैं आप, और फिर वो उसी तरह पिछले बार की तरह अकेले चुनाव लड़ जाते हैं और उन्हीं तमाम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां आप लड़ रहे हैं, फिर तो पिछली बार वाली स्थिति रह जाएगी। तो नीतीश कुमार के लिए दुविधा वाली स्थिति है, उनके उनके साथ वो सांप चुछुंदर वाली स्थिति है। आप चिराग पासवान को निगलते हैं तो फिर एक जो कहानी है कि आप उगल देंगे तो अंधे हो जाएंगे, निगल लेंगे तो मर जाएंगे, तो वो सांप चुछुंदर बिल्कुल। वाली स्थिति है। आप अगर साथ लेकर के चलते हैं तो उनकी मांग होगी कम से कम 40 सीटों की, जो आप ले हम्म। आएंगे कम से कम 30 सीट पर, मान लीजिए वो 30 सीट भी आते हैं। और फिर हम्म। उपेंद्र कुशवाहा को मैनेज करना ही है, क्योंकि कुशवाहा वोट को लेकर के बीजेपी भी चिंतित है और जेडीयू भी चिंतित है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी। को साथ में रखना ही है। और जीतन राम मांझी को, जिस तरह से आज दलित पॉलिटिक्स का उभार है उसमें एक बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी है। तो ये सब आदमी बिल्कुल। जरूरी है बीजेपी के और जेडीयू की पॉलिटिक्स के लिए। और इसीलिए बीजेपी तो मानते हैं कि मुकेश सहनी भी जरूरी है। हाँ, मान ही रही है, क्योंकि अति पिछड़ा हम्म। की जो पॉलिटिक्स है, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है वो अति जी। पिछड़ा की जो पॉलिटिक्स है। और हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आज जो सबसे एस्पायरेशनल कास्ट है, जो हम्म। सत्ता के लिए जिसमें सबसे ज्यादा बेकरारी है, उसमें मतलब यादव और कुर्मी तो सत्ता चला चुके, वर्षों से 35 साल से चला रहे हैं। उसके बाद कुशवाहा में और मल्लाह में ही उनकी बिल्कुल। महत्वाकांक्षा, जाति की चाहना ये बहुत बड़ी हुई है कि हमारा आदमी नेता बने, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने। तो हम्म। बीजेपी ने राजभूषण चौधरी निषाद को बना करके अपनी तरफ से अपना पार्ट तो प्ले कर दिया है। अब उसको है कि अगर मुकेश सहनी भी आ जाते हैं तो फिर कोई गुंजाइश, कोई संभावना जो दूसरी किसी के लिए भी लड़ाई की भी संभावना नहीं रह जाए, ये सुनिश्चित करना चाहती है। तो जी। जब इतने लोगों को एडजस्ट करना है तो फिर हम्म। एक तो फॉर्मूला बदलना होगा 100-100 सीट वाला, और दूसरे हम्म। नीतीश कुमार को भी ये जिद छोड़नी होगी कि हम 15% सीट ज्यादा लड़ेंगे। क्योंकि अगर बिल्कुल। अगर बीजेपी कहती है कि 3 फिगर से नीचे नहीं आएंगे तो हम्म। उसके उसके हिसाब से 112-15 सीटें देनी होंगी जेडीयू को, तो सीटें कहां से आएंगी 243 में से? तो तब ये तो फिर नंबर 2 ही रहेंगे ना नीतीश कुमार। नंबर 2 होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा, यह बात भी पहले तय कर लेनी होगी। हाँ, वो फिर वो दूसरा पहलू, इसका दूसरा आयाम वो है, या सेकंड स्टेप इसको कह सकते हैं कि जी। अगर सीटों में इतने का फर्क नहीं होता, अगर बीजेपी हम्म। जेडीयू को 15% सीटें ज्यादा नहीं देती है या 10% हम्म। सीटें ज्यादा नहीं देती है, तब उसको जी। ये अनाउंस करके लड़ना होगा कि चुनाव जीतेंगे और जिसको चाहे जितनी सीटें आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। मतलब बिल्कुल। ये जो बिहार फॉर्मूला है वही बिहार फॉर्मूला रहेगा, बिहार में महाराष्ट्र का फॉर्मूला नहीं लागू होगा। ये हम्म। बात खुल के कहनी होगी, क्योंकि
इंडिया टुडे का जो आज तक एजेंडा में कार्यक्रम था उसमें कहा अमित शाह ने कि महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, हम सबसे बड़ी जी। पार्टी बने तो हमारा मुख्यमंत्री बना। तो ये क्लैरिफाई करना होगा कि महाराष्ट्र का फॉर्मूला महाराष्ट्र में चलेगा, वो फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में बिहार का फॉर्मूला बनेगा, चलेगा, तब तो हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रतीकात्मक बड़ा भाई बनने को तैयार हो जाए कि आप बिल्कुल 100 बिल्कुल। हम 101 102 लड़ लेते हैं प्रतीकात्मक, हम्म, और उसके बाद जी जी। बीजेपी अनाउंस कर दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। इसी हम्म, घोषणा के लिए हमको जहां तक लग रहा है, जो आपने अभी कहा, ये सब सारी कड़ी जोड़े, तो हमको लगता है कि इसी घोषणा के लिए जब उन्होंने कहा अमित शाह ने, उसके बाद ही इसकी प्लानिंग हुई कि बीजेपी पर दबाव बनाया जाए कि हम ज्यादा सीट हम्म, लड़ेंगे, नहीं तो उस पर दबाव हो कि वो अनाउंस करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो जी ये चीजें जब जब अब बीजेपी को भी पता है कि अगर मुख्यमंत्री, बीजेपी अब हार्ड बार्गेन करने वाली पार्टी है, ये बात हम भी जानते हैं, आपको बिल्कुल। आपको भी पता ही है, हार्ड बार्गेन हम्म, करती है, आसानी से सरेंडर हम्म, नहीं करती है, उसको पता होगा कि क्या करना है। नीतीश हम्म, कुमार को ज्यादा सीटें देनी है, नीतीश कुमार को सीएम बनाना है, हो सकता है कि ये सब चीजें हो, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार को इतना लीवरेज नहीं देना है कि वो बीजेपी को दबा करके आगे बढ़े। बीजेपी भी एक बड़ी ताकत के रूप में रहे, इस बात के लिए वो लोग अभी अपनी तरफ से हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन सीटों का जब बीजेपी की अभी जो कोर कमेटी की बैठक में बात हुई है, उसमें यह भी बात हुई है कि जो तीनों सहयोगी पार्टी हैं, इनको साथ में रखना है, इनको इधर उधर नहीं होने देना है, पिछली बार की तरह या उसके पहले का कोई प्रयोग, कोई नहीं, ये तो स्पष्ट, दुस्साहस नहीं ये है। स्पष्ट है कि हाँ, बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि सभी को साथ रखना है। हम्म, और देखिए, अंदर खाने में यह भी आपको बताएंगे, देखिए पिछले 24 घंटे में हमने जेडीयू के करीब करीब 1 दर्जन विधायकों से बातचीत की, और उनमें से प्राय सभी इसी बात पर एडमेंट हैं कि यह गठबंधन ही बरकरार रखना चाहिए। यदि यह गठबंधन खराब हुआ तो उनके लिए चुनाव जीतने की संभावनाएं, देखिए इसमें सामाजिक समीकरण भी है। जिन लोगों से हमने बातचीत की है, क्योंकि जेडीयू के जो जीते हुए विधायक हैं उसमें कौन से सामाजिक समीकरण वाले हैं ये हम और आप समझते हैं, जाति का नाम न ले तब भी है। और जो दूसरे सामाजिक समीकरण वाले हैं वह जेडीयू के विधायक कम है। तो अभी वाले चाहते हैं कि नहीं, और फिर वो बात जो आप बार बार कहते हैं कि यदि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की बात सही है कि नीतीश कुमार को 4 पदाधिकारी ही चला रहे हैं, तो वह कैसे नीतीश कुमार को इधर से उधर होने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं होने देंगे। इधर से उधर, हाँ, इधर से उधर होने देंगे तो केंद्रीय एजेंसियां हैं ना, फाइल तो कभी भी किसी की खुल जाती है, कहीं से भी मिल जाती है। और अपनी सत्ता चली जाएगी, आप दोहरा एक, नुकसान है, अपनी सत्ता चली गई, जो आपका कमांड है वो कमांड उस तरह का नहीं रहेगा जो इस बिल्कुल। अलायंस में चल रहा है, और फिर आप टारगेट पर आ जाएंगे, रडार पर आ जाएंगे। तो जी जो दूसरा समीकरण, जो आरजेडी वाला समीकरण है, उस समीकरण के विधायक बहुत कम है नीतीश कुमार के पास, ये बात बिल्कुल। आपने ठीक कही। यही कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी ये नीतीश कुमार भी अपने मन से बहुत दुस्साहसिक फैसला नहीं कर सकते हैं कि एकदम से पाला बदल के उधर चले गए, क्योंकि सामाजिक समीकरण इधर रह के जीतने वाला ज्यादा है उनके विधायकों का। एमपीज में दिक्कत नहीं है, एमपीज तो सारे चले जाए, आज जरूरत हो तो एमपीज भी इधर बीजेपी के साथ रह जाए, नीतीश कुमार जा रहे हैं उधर तो कोई एमपी नहीं जाएगा उनके साथ। ये भी आश्चर्य हुआ जब एमपी के नाम हमने लेने शुरू किए, तो एक एमपी जिनके बारे में बताया गया कि यह भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मैं तो चौंक गया कि यह भी, हाँ, इसके बाद फिर क्या, मैं तो चौंक गया। नहीं, वो तो दिल्ली में भी हम सब लोग चौंके जब ये सुना हमने। फिर वो जो ब्रूटस यू 2 वाली कहानी है, वो जो जुमला है कि भाई तुम भी, वो उतने करीब हैं उनके, उनकी हम्म, छाया है, लेकिन उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, तो वो भी रह जाएंगे बीजेपी के साथ की अलायंस में, मतलब वो भी नहीं जाना हम्म, चाहते हैं आरजेडी के साथ। हम्म। तो नीतीश लेकिन एक और यही स्पष्ट कर दें कि देखिए इन सब के बावजूद लोग कह रहे हैं कि देखिए शायद ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता कोई तोड़ ना पाए। हाँ, नहीं, आखिरी जब संकट में नीतीश कुमार आएंगे तो ललन सिंह फिर से खड़े हो जाएंगे। है एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो खड़े रहेंगे जी, साथ में। और आपने उस दिन भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके सारे पुराने क्राइसिस मैनेजर आ जाएंगे। अभी तो मान हाँ, लीजिए कि क्राइसिस नहीं दिख रहा है, तो मैनेज करने की जरूरत नहीं दिख रही है। हम्म, ये तो सचमुच क्राइसिस नहीं है, ये तो जेडीयू का प्ले है, जेडीयू का खेल है बिल्कुल। कि अपने दबाव की राजनीति है जेडीयू की। क्राइसिस होता तो अब तक सारे क्राइसिस मैनेजर सक्रिय हो गए होते, उसमें तो ललन सिंह ही सबसे आगे रहते। तो वो क्राइसिस नहीं था, ये एक तरह का कृत्रिम संकट खड़ा किया गया था दबाव की राजनीति के तहत, जी, जिसका मुख्य मकसद ये है कि ज्यादा सीटें हासिल करनी है, और अगर ज्यादा सीट नहीं मिलती है तो चुनाव के पहले ये घोषणा करानी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, और ये बिल्कुल। घोषणा प्रदेश के नेताओं से नहीं, राष्ट्रीय नेताओं से करानी है। मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये घोषणा करानी है कि मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार होंगे।
और तो अमित शाह पहले हफ्ते आ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जेडीयू चाहता है कि इसके पहले यह संशय खत्म हो जाए। हाँ, ये चीजें सेटल हो जाएं, और जब वो आए बिहार में तो ये अनाउंस कर दें कि इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, चुनाव जब भी होगा और जब भी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसके बिल्कुल। लिए इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है ज्ञानेश्वर जी, वो उस पर आते हैं। जो दूसरा पहलू आपने कहा कि वो दिख रहे थे, आज बहुत फिट दिख रहे थे, मीडिया से भले बात नहीं की लेकिन रिस्पॉन्सिव थे, वो निर्देश दे रहे थे और सहज तरीके से लोगों से घुल मिल रहे थे। हमने भी कल की तस्वीरें देखी, आज का वो देखा कि वो गए वहां पश्चिमी चंपारण में, महिलाएं जो थी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट सब डिस्प्ले में रखे गए थे, उनके बिल्कुल। पास गए, उनको देख रहे थे, बात कर रहे थे, दिखा भी रहे थे चीजों को, मतलब सब हम्म। चीजें नॉर्मल दिख रही थी। तो हम्म। सबसे जरूरी ये है कि वो स्वस्थ रहे, नीतीश हम्म। कुमार का स्वस्थ रहना, एक्टिव रहना और कमांड में दिखना सबसे पहली जरूरत है बीजेपी को अपने पीछे रखने के लिए। बीजेपी बिल्कुल। नीतीश कुमार के पीछे चले, जेडीयू के पीछे हम्म। चले, इसके लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त है कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहे, ठीक रहे और हम्म। कमांड में दिखे। नहीं तो जो दो बातें कह रहे हैं दोनों, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, की टायर्ड लीडर और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इस मैसेज को डाइल्यूट करना होगा नीतीश कुमार को एटलीस्ट चुनाव तक। भले जो सरकार चला रहा हो, ये मैसेज बिल्कुल। नहीं बनने देना चाहिए कि सरकार दूसरा आदमी हम्म। चला रहा है। ये बड़ा सरकार के इकबाल के लिए भी बहुत खराब होता है। सरकार का इकबाल इससे कमजोर होता है अगर ये मैसेज जाए कि दूसरा आदमी, जो आदमी कमांड में है, वो मुखौटा है। देखिए, इस बात हम्म। के लिए जब ये बात आप हम लोगों सबसे पहले हम लोगों ने सुनी थी, जब गोविंदाचार्य ने कह दिया था कि वाजपेयी मुखौटा है, तो बिल्कुल। इसको कितना सीरियसली लिया गया था कि उस समय के बाद आज तक गोविंदाचार्य कहाँ है ये पता नहीं चलता है। पूरी हम्म। बीजेपी की पॉलिटिक्स, उस समय किसी को ये बात ठीक नहीं लगी थी कि जो आदमी प्रधानमंत्री है देश का, भाई देश का हम्म। प्रधानमंत्री तो देश की इज्जत है ना, सम्मान है, जब वो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति के पास और ये हो कि ये मुखौटा है और असली आदमी कोई और है, तो ठीक नहीं है देश के लिए। वैसे ही जी। प्रदेश के लिए ये बात ठीक नहीं होती है कि मुख्यमंत्री मुखौटा हो जाए और कोई दूसरा हम्म। आदमी उसके बिहाफ में सरकार चलाए। तो ये मैसेज बन रहा था पिछले कुछ समय से, और बीजेपी इसी और का एडवांटेज लेना चाह रही है। मुझे जेडीयू के एक बड़े नेता ने बताया कि वो मंत्रियों की पलटन क्यों नहीं ले गए नीतीश कुमार। हाँ, इसके पीछे भी वजह है कि वह दिखाना चाहते थे कि वे अकेले भी चल सकते हैं। देखिए, विजय कुमार चौधरी तो साथ रहते ही हाँ, रहते, लेकिन ये नहीं हुआ कि संजय झा भी चले गए, अशोक चौधरी भी चले गए, श्रवण कुमार भी चले गए, मोतिहारी में प्रभारी मंत्री सुनील कुमार। तो देखिए, नीतीश कुमार यह दिखाना चाहते थे कि मैं अकेले भी चल सकता हूं। हाँ, वही। तो ये जो मैसेज उनकी सरकार के बारे में बन रहा था कि वो कमांड में जी। नहीं है और दूसरा आदमी उनके बदले में डिसीजन ले रहा है, वो टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, तो उन्होंने उसी तरह से दिखाया जिस तरह से वाजपेयी जी ने कहा था कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। जब ये जी। बात चली थी कि उनकी सत्ता बदली जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हूं, और उसके बाद पूरी बीजेपी उनके कदमों में थी और फिर कभी उनके लीडरशिप पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो नीतीश कुमार बिल्कुल। ने यही दिखाया है कि न हम टायर्ड हैं और न कोई रिटायर्ड आदमी हमारी सरकार चला रहा है। हम बिल्कुल। हम कमांड में हैं। ये दिखाना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकार के इकबाल का भी सवाल था और बीजेपी जो एडवांटेज ले रही थी इस बात का कि नीतीश कुमार थक गए हैं और कोई रिटायर्ड आदमी सरकार चला रहा है, इस मैसेज का एडवांटेज लेना चाहती थी बीजेपी कि हम दबा दें इसी बहाने की और हम इसमें आगे आ जाएं। तो वो सारे मैसेजेस को डाइल्यूट कर दिया नीतीश कुमार ने अपनी 2 दिन की यात्रा में। कम से कम आगे अब क्या होता है, लेकिन उन्होंने पहले जो शुरू किया वो टेंट्रम, जहां से उन्होंने शुरू किया कि नहीं गए बिहार बिजनेस कनेक्ट में, फिर ये मैसेज बनवाया कि हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी यात्रा पर निकल गए। तो ये सब चीजों का एक मैसेजिंग उनकी होनी थी जो हो गई। अब उनको स्वस्थ रहना है, दिखना है, कमांड में रहना है और बीजेपी को अपने पीछे चलाना है। जो आपने जी। कहा कि वो नहीं ले गए मंत्रियों के, उसको एकदम ठीक बात है कि उनको ये नहीं दिखाना था कि हम किसी पर आश्रित हैं या हमको किसी की जरूरत है। बिल्कुल। वो उन्होंने दिखाया कि हम अकेले जैसे पहले जाते थे हम उसी अंदाज में यात्रा करेंगे, और उन्होंने ये भी दिखाया, बीजेपी के भी लोगों को साथ में नहीं रखा। उन्होंने ये मैसेज भी किया कि जो इस सरकार की उपलब्धि होगी वो हमारी होगी, अगर कोई विफलता भी बिल्कुल। होगी तो हमारी होगी, हम उसके लिए भी आपको नहीं कहेंगे और किसी हम्म। उपलब्धि का श्रेय भी हम आपको नहीं लेने देंगे, वो सारी उपलब्धियां हमारी हैं। कहाँ लेने देते हैं, कहाँ लेने देते हैं? वो तो भाई, नौकरी मतलब रोजगार मतलब नीतीश कुमार लेने हम्म, कहाँ देते हैं? नीतीश कुमार, जो आपने प्रारंभ में ही कहा ना कि सबसे बड़े नेता, हम्म, सर्वोच्च नेता, हम्म। वे मानते हैं ना कि बिहार हम है तो सत्ता उधर है। हाँ, और हम ही से सारी राजनीति है, तो वो नहीं हम्म। देने देना चाहते थे। हम्म। चुनाव का समय है, उनको था कि एडवांटेज ले रही है बीजेपी, तो उसको आप पहले अभी दबा दें, कोई डिसेंट है, कोई हम्म। कोई विरोध है, तो उसको अभी खत्म कर दें। तो अब उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो अपनी प्रगति का मैसेज बना रहे हैं। प्रगति में महिलाओं की भी प्रगति शामिल है, युवाओं की प्रगति है, किसानों की है, जो उनको हाँ, कहना है। जिनका जिनको उन्होंने याद स्मरण कराया है कि देखिए 2005 के पहले क्या था।
आप जीविका दीदी कैसे बनी है, पूरे देश में जीविका दीदी कैसे कहलाई है। जब मैं आया था तो खजाने में पैसा नहीं था, लोन लेकर हमने काम शुरू किया, और क्या स्थिति थी आज, क्या स्थिति है, संख्या एक और पहुंच गई है। तो जीविका दीदी, उनकी ताकत है, महिलाएं उनकी ताकत है, तो उन्होंने स्मरण कराना शुरू कर दिया है, और बिना, हाँ, बिना देखे बोले भी है। हाँ, तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा ना कि जो सबसे कोर और कमिटेड वोट बैंक रहा वो जीविका दीदी का था। बीजेपी के एमपी, बीजेपी के बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे थे वो काउंट कर रहे थे कि जीविका दीदी का वोट कितना पड़ा होगा। हम बेगूसराय गिरिराज सिंह याद कीजिए ना। बिल्कुल वही हाँ, बेगूसराय जैसी हाँ, सीट पर जहां गिना जा रहा था कि जी, जीविका दीदी का वोट पड़ गया होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल। हम चुनाव जीत हुँ, जाएंगे। तो ये हुँ, नीतीश कुमार ने ऐसा वोट बैंक बनाया है अपना। एक तो महिलाओं की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई है, ये हम लोग बार बार कहते हैं, जी, लेकिन हुँ, उसके अंदर भी अलग अलग खांचे बने हुए हैं। उनमें कमिटमेंट के आधार पर लोग उनके साथ हैं, महिलाएं उनके साथ हैं, और यूथ भी अपना जिस लेवल पर हो, चाहे मोदी के नाम पर हो या नीतीश कुमार के नाम पर हो, क्योंकि यूथ को कनेक्ट करने का काम तेजस्वी जो कर सकते थे सो उन्होंने नहीं किया है। और वैसे जी, भी यूथ जो है वो है नहीं बिहार में, वो तो सब चले गए हैं बाहर हुँ, नौकरी करने और हुँ, मजदूरी करने या पढ़ाई करने। तो उनकी संख्या कम है, और जो पुराने लोग हैं उनको पता है, उनको 2005 के पहले की बातें याद कराते रहते हैं नीतीश कुमार भी और बीजेपी भी। तो ये एक बिल्कुल। तरह से चुनाव की तैयारियों की यात्रा है। अब इसके हुँ, बाद हमको नहीं लगता है कि कोई और यात्रा होगी, इसके बाद सीधे चुनाव होगा, चुनावी यात्रा होगी। अरे यात्रा तो होती ही नहीं, लेकिन चिराग पासवान के बारे में देखिए, पार्टी यूनिट, प्रदेश पार्टी यूनिट कह रही है कि हाँ, उन्हें बिहार का चुनाव लड़ना ही चाहिए। तो क्या केंद्रीय मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ने आएंगे, कि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद इस्तीफा देंगे, या फिर चिराग पासवान की रणनीति कुछ और है? यह भी आप दर्शकों को समझा ही दीजिए। देखिए, वो अब इस्तीफा दे करके लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हाँ, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ते हैं। हम लोगों ने देखा बिल्कुल। कि मध्य प्रदेश मध्य में प्रदेश में, कई जी, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े, बड़े केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े और पद पर रहते हुए चुनाव लड़े थे, तो हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई बाधा नहीं है। और चुनाव जी, जीतने के बाद दोनों सीटों से आप जीत जाते हैं तो एक नियम है कि 14 दिन के भीतर एक सीट से आपको रिजाइन कर देना है। तो हुँ, उस वो बाधा नहीं है, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वो पद पर रहते हुए लड़ेंगे तो और बेहतर होगा। लेकिन एक हुँ, एक एक मोरल हाई ग्राउंड पर अगर आप जाकर के राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर आप जी। सिर्फ मंत्री पद ही क्यों छोड़े, फिर आप लोकसभा से भी इस्तीफा दे दें, आप मंत्री पद भी छोड़ दें, लोकसभा से भी इस्तीफा दे दें और ऐसा विधानसभा। होता है क्या? ऐसा देखिए होता है देखिए, हम क्या? लोगों ने देखा है ज्ञानेश्वर जी, जब आप मोरल हाई ग्राउंड पर जाने की बात हम कहते हैं, हम ही लोग हाँ, प्रदेश में दिग्विजय सिंह नेता थे और राज्यसभा के एमपी थे, जब वो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने गए तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन आज भी हम दिग्विजय सिंह को इसलिए नहीं नहीं, याद देखिए, आपने दिग्विजय सिंह की बात कर दी। देखिए, लोग कहते हैं कि समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इतिहास में कि दिग्विजय सिंह अकेले ऐसे नेता हुए जो नीतीश कुमार के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। जब उन्हें 2009 में टिकट नहीं मिला, करते। और नीतीश कुमार ने कहा कि आपने टिकट मांगा कहाँ था, तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मुझे टिकट मांगने की जरूरत थी क्या, और फिर निर्दलीय लड़े और उन्होंने जीत कर दिखाया था। हाँ, तो तो उस लोग इतिहास, जो राजनीतिक इतिहास जानते हैं, वह कहते हैं जॉर्ज फर्नांडिस नहीं खड़े हो पाए, हुँ, शरद यादव नहीं खड़े हो पाए, लेकिन अकेले दिग्विजय सिंह थे जो नीतीश कुमार के सामने भी सीना तान कर खड़े हो गए थे, और चुनौती देकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। तो उस समय उनके राज्यसभा का कार्यकाल 1.5 साल बचा हुआ था जी, और उन्होंने चुनाव जीतने का इंतजार नहीं किया। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। तो जी। ये मोरल हाई ग्राउंड पर होना बोलते हैं हम, कहें कि अगर उस मोरल हाई ग्राउंड पर आपको जाना है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा भी करते हैं। हाँ, वो तो हमने कई बार कहा है कि ये एक जी, बड़प्पन है, एक बहादुरी या साहस है उनके अंदर कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा 3 साल हुँ, बची हुई थी, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 4 बिल्कुल। साल बचा हुँ, हुआ था, विधान परिषद का कार्यकाल, इस्तीफा दे दिया। तो ये हुँ। इस तरह से मोरल हाई ग्राउंड पर जाकर के अगर आप जैसे लड़ना। आपके गृह जिले में आज नीतीश कुमार है, एक कहानी यह भी कही जाती है कि चाहे जब कभी नीतीश कुमार गए हों, राधा मोहन सिंह उन्हें हेलीपैड पर रिसीव करने नहीं गए। हाँ, नहीं जाते हैं। नहीं गए, हुँ। नहीं गए। वो मानते ही नहीं कि मुझे जाने की ज़रूरत है, और मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं और मैं रिसीव करने जाऊँ। नहीं, तो ये तो हम लोगों ने जब उस समय लोकसभा चुनाव के समय जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि जी, विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार से अलग होकर के लड़े थे, तब भी राधा मोहन हुँ। सिंह ने 12 में से 8 सीटें जितवाई थी जिले में। हाँ, 2000, हाँ, 15 में। 2015 में हाँ, चंपारण ने ही इज्जत बचाई थी। हाँ, 8 सीटें, 12 में से 8 सीटें जब जी, जेडीयू आरजेडी साथ लड़ रहे थे और अकेले, तो जी, ये राधा मोहन सिंह की अपनी ताकत है, ग्राउंड कनेक्ट है। हमने उनके समय भी कहा था कि वो हर हर गाँव नहीं, हर घर में राधा मोहन सिंह का आदमी है। गाँव में तो है ही, हर घर में राधा बिल्कुल। मोहन सिंह
का। हम्म, तो हम्म, वो नेता होते हैं, इस तरह से नेता बनते हैं। मतलब वो भी इमरजेंसी की लड़ाई में जेल रहे, पुराने मंजे हुए नेता हैं, संगठन के आदमी हैं। तो चिराग जी, पासवान को अगर हम उन्हें कहा, पहले ही कहा दें कि कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप एमपी भी रहिए, बिल्कुल, मंत्री भी रहिए, बिल्कुल, चुनाव लड़िए और जीत जाइए, हम्म, तो आपको जो भूमिका चुननी है वो भूमिका चुनिए। लेकिन हम्म, अगर कोई ऐसा इस तरह का उनकी पार्टी में कहीं विचार हो रहा है कि वो केंद्रीय मंत्री छोड़ करके लड़ेंगे, तो भाई एमपी भी छोड़ हम्म, दीजिए, तब एमपी भी छोड़ जी, करके लड़िए। या फिर आप नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से चुनाव लड़िए। उनकी महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को उन्होंने ये कह के जाहिर किया है कि हम बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम्म, केंद्रीय मंत्री रह के भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में रह के सेवा करना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो आप चुनाव लड़िए। अगर सरकार बनती है तो उस सरकार में अपनी भूमिका लीजिए, आप भूमिका लेकर के बिल्कुल, आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिस भूमिका में जितनी सीटें आपकी पार्टी जीतती है। लेकिन हम्म, उसके पहले ये जो लड़ने जाने की बात है ज्ञानेश्वर जी, ये दबाव की राजनीति का हिस्सा है। जिस तरह से नीतीश बिल्कुल, कुमार ने अभी दबाव की राजनीति की ज्यादा सीटों के लिए, इसी तरह से हम्म, चिराग पासवान भी दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि ताकि ज्यादा सीटें ले सकें। हम लड़ने आ हम्म, रहे हैं, इस नाम पर अपनी सीटें बढ़वाने की उनकी कोशिश होगी। तो वो फिर उसको हैंडल करना नीतीश कुमार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है। क्योंकि उस बिल्कुल, समय फिर तो अगर उपेंद्र कुशवाहा भी कहें कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हम्म। हमारी भी पार्टी के लिए सीटें चाहिए है ज्यादा, तो फिर क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा तो कह ही सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2024 या 2026 में उनका कार्यकाल पूरा होगा, फिर हाँ, से मातापच्ची करनी होगी उन्हें। हाँ, तो वो कह सकते हैं। और वो, उनकी भी राजनीति हमेशा बिहार की राजनीति करने की रही है। वो चाहते हैं बिहार के बिल्कुल, की राजनीति में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये सब लोग, हम्म, जितने लोग उनको जानते हैं, जिस तरह से हम्म, पढ़ी लिखी छवि और विनम्र नेता वाली उनकी छवि है, प्रशासन का हम्म, अनुभव है, लोग चाहते हैं कि वो भी बिहार में पॉलिटिक्स करें। तो वो भी कह सकते हैं। बिल्कुल। ये सब दाव पेच हम लोगों को देखने को मिलेगा ज्ञानेश्वर जी। जब तक चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं होते, तब तक ये दाव पेच चलते रहेंगे। सारी पार्टियां रोज नए चलिए, दाव चलेगी, बीजेपी अपना चलेगी, जेडीयू अपना, चिराग पासवान अपना, सब अपना अपना अपने अपने दाव चलेंगे और उसमें एक तरफ राजनीति करेंगे तेजस्वी यादव, इन लोगों के दाव पेच को देखते हुए। चलिए, तो देखिए दांव पेच और खुरपेच क्या क्या है, और दबाव क्या, बीमारी क्या, खामोशी क्या, गुस्सा क्या, सब कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे भी हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।